Hello student, welcome back in new lecture. Today we are going to start a new topic that is the biomolecule. Biomolecule जो है छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन यहाँ से जो हैं हर साल यहाँ से आते हैं। तो अच्छा टॉपिक है, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी है इसके अंदर। तो आज इसमें हमने जो है मेन पॉइंट ही उठाने हैं। देखते पहला क्वेश्चन है, out of the following how many are homopolymer polysaccharide। तो आपसे जानना चाह रहा है इनुलिन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज में आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई ये आपको पॉलीसैकेराइड दिए गए हैं, इसमें से ये बताइए कितने होमोपॉलीमर हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ होमोपॉलीमर क्या होता है। देखिए, अगर तो कोई पॉलीमर बार बार एक ही टाइप की यूनिट्स के ज्वाइन होने से बना है तो बेटा उसे कहते हैं होमोपॉलीमर। जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज। और अगर उसके बनने में एक से ज्यादा मोनोमर यूज हुए हैं तो उसे हम कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एक बेस्ट एग्जांपल हमारी बुक में दिया है, वो होता है काइटिन। काइटिन काइटिन क्या होता है? काइटिन एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का जो है पॉलीसैकेराइड होता है। तो अब हमें देखना है कौन कौन से हैं, देखते हैं। देखिए, इनुलिन तो फ्रक्टोज का है, स्टार्च आपको पता है ग्लूकोज का है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का है, और ये सेलुलोज भी ग्लूकोज का है। तो जबकि म्यूकोपॉलीसैकेराइड आप जानते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड ये बैक्टीरिया की जो वॉल होता है उसके अंदर पाया जाता है, और काइटिन भी इसी से मिलके बनता है, और इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है, ठीक है, या एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होता है। तो यहाँ पर ये अलग हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये अलग हो गया, ये फ्रक्टोज का है, ये स्टार्च का है, ये ग्लाइकोजन, ये तो 1 2 4 हो गए यहाँ पर। तो बेटा इसका आंसर 4 आ गया, ठीक है, इसका आंसर 4 आ गया, ये अलग हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है, आपसे जानना चाह रहा है कि इनमें से एक पॉलीसैकेराइड ऐसा बता दीजिए जो ओनली एंड ओनली जो है बेटा वो ग्लूकोज से ही मिलके बना है, मतलब उसके बनने में ग्लूकोज का ही इन्वॉल्वमेंट है। जरा देखते हैं। देखिए, ये सुक्रोज है, आप जानते हो सुक्रोज क्या है? जब एक मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें एक बनता है फ्रक्टोज, एक बनता है ग्लूकोज। तो ये तो है नहीं, ठीक है, ये तो है नहीं। ये बेटा लैक्टोज, जब लैक्टोज टूटता है बेटा तो उसमें क्या बनता है? उसमें बनता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज बनता है, तो ये भी नहीं होगा। माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज होता है, लेकिन इनको देखते हुए ये तो गलती हो गया, ठीक है। चलो, काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ठीक है। आपको भी बता मैंने कि काइटिन तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, तो इसमें तो सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, तो ये हो गया, ये हो सकता है ये, लेकिन ओवरऑल ये गलत हुआ। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हाँ तो ये यही है, तो ये सिर्फ इसमें बेटा ग्लूकोज से ही मिलके बनता है, ठीक है। स्टार्च ग्लूकोज का है, लेकिन इनुलिन फ्रक्टोज का है। बेटा ये क्वेश्चन अलग से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनुलिन किसका पॉलीमर है बेटा? इनुलिन जो है फ्रक्टोज का पॉलीमर है, और ये कहाँ मिलता है? जो डहेलिया होता है, डहेलिया की रूट में इनुलिन पाया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आपने याद करने अलग से। इनुलिन किसका है? फ्रक्टोज का। और इनुलिन कहाँ मिलता है? इनुलिन मिलता है डहेलिया की रूट के अंदर मिलता है। तो ये तो होने का नहीं, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन होने का नहीं, क्योंकि ये तो यही आ गया बैक्टीरिया वाला। तो इसका आंसर मेरा ये सी आ, इसका आंसर सी आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। बेटा इसमें से कोई एक पॉलीमेरिक नहीं है। पॉलीमेरिक क्या होता है बेटा? पॉलीमेरिक ये होता है जब एक किसी मॉलिक्यूल में बहुत सारे छोटे लाखों करोड़ों जो हैं छोटे छोटे मोनोमर्स जुड़ जाएं तो उसे कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। जरा देखते हैं, तो बताइए, प्रोटीन है, हाँ, तो बताइए प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड का, तो ये तो है। पॉलीसैकेराइड किसका है? ग्लूकोज का, तो ये तो है। न्यूक्लिक एसिड किसका बेटा? न्यूक्लिक एसिड है किसका है? न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड का है, डीएनए आप जानते हैं, तो ये भी है।
जबकि आप जानते हैं लिपिड नहीं है। तो लिपिड को हम जो है पॉलीमेरिक नहीं मान सकते, क्योंकि लिपिड के बनने में आपको मैंने बताया था, लिपिड के बनने में एक होता है ग्लिसरॉल और ठीक है, एक होता है इसमें एक ग्लिसरॉल होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, लिपिड क्या होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलके बनते हैं, जब ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ में 3 मॉलिक्यूल जो हैं फैटी एसिड के रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर एक एस्टर बॉन्ड बनता है और जिससे क्या बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। तो बेटा ये कोई पॉलीमर नहीं है, तो ये पॉलीमर नहीं है और यही आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं, Which of the following enzyme is not protein? तो आपको एक बात बार बार हम याद कराते हैं कि दुनिया के सारे एंजाइम जो है प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। यहाँ आपने 2 बात याद करनी, दुनिया के सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी प्रोटीन एंजाइम बन जाएगी, इस बात का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी बायोलॉजी में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा हैं। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं बेटा जो प्रोटीन की नहीं बने होते हैं, वो आरएनए से मिलके बने होते हैं, और जो आरएनए से मिलके बनता है एंजाइम उसे राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे याद करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन हमारी बायोलॉजी में बहुत हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी पाया जाता है बेटा कि एंजाइम के बनने में प्रोटीन तो है ही, लेकिन एक जो है नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। हम आपको नेक्स्ट जब वो एक क्वेश्चन कराएंगे उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन नहीं है, पॉलीमरेज भी है, लाइगेज भी है, लाइसोजाइम भी है, ये राइबोजाइम नहीं है। ठीक है, तो ये इसका बेटा आंसर आ गया। राइबोजाइम क्या है तो ये एंजाइम है, तो एंजाइम, लेकिन इसमें बेटा आरएनए होता है। या आप कह सकते हैं कि कुछ आरएनए जो है एंजाइम की तरह काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। पॉलीमरेज आप जानते हैं क्या होता है, पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज पढ़ते थे आप, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता था। लाइगेज क्या काम करता था, लाइगेज आप बायोटेक में यूज करते थे 2 डीएनए को जोड़ने के लिए, डीएनए लाइगेज यूज होता था। लाइसोजाइम आप जानते हो टीयर्स में होता है, सलाइवा में होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट व्हिच रिप्रेजेंट एसेंशियल अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं अमाइनो एसिड बहुत टाइप के हैं, 300 से ज्यादा टाइप के बेटा अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं वो 20 हैं। जो प्रोटीन बनाते हैं बेटा वो 20 हैं, और जो 20 जो प्रोटीन बनाते हैं उनको हम अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। आप जानते हैं अमाइनो एसिड के लेफ्ट हैंड पर एक NH2 ग्रुप होता है और लास्ट हैंड पे क्या होता है, एक COH ग्रुप होता है। तो अब हम देखते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा। कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमारी बॉडी उनको नहीं बना सकती, उनको हमें अपनी डाइट से लेना पड़ता है बेटा, तो इसीलिए उन्हें कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल कौन हो बेटा, जिनको हमारी बॉडी खुद बना सकती है, और बेटा एक होंगे सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल जो है लैक्टेटिंग मदर और बच्चों को ही चाहिए होते हैं। मतलब सेमी एसेंशियल आप एसेंशियल की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ लैक्टेटिंग जो मदर है, जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है, या फिर चिल्ड्रन को ही वो चाहिए होते हैं, तो उन्हें कहते हैं सेमी एसेंशियल कहते हैं। अब इसके लिए आपको बहुत सारा दिया है, ये सीरीन, टायरोसिन, एस्पार्टेट, सिस्टीडीन, ग्लूटामेट, प्रोलीन, ग्लाइसिन, अलानिन, टायरोसिन, ये बहुत सारे आपको दिए हैं। तो बेटा इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक ये है, ये यहाँ से ये ट्रिक है हमारी, इस थोड़ा सा ये याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा। तो ये है टिम प्राइवेट हॉल, ऐसे याद करना बेटा, टिम प्राइवेट हॉल। टिम ना एक बॉय है यहाँ पर, ठीक है, टिम यहाँ पे कौन है बेटा, टिम एक बॉयज है और ये है प्राइवेट, तो उसके पास अपना एक हॉल है, ठीक है, जो उसी का है, मतलब वो उसका प्राइवेट हॉल है। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, टिम प्राइवेट हॉल। ठीक है, टिम प्राइवेट हॉल। अब हम देखते हैं ये कैसे ट्रिक यहाँ पे बेटा। इस टी से है ट्रिप्टोफैन, इस आई से है आइसोल्यूसिन बेटा, इस एम से है मिथ्योनिन, इस पी से है फिनाइल एनोलिन, वी फॉर वेलाइन,
T for threonine, H for histidine, A for arginine, L for leucine and L for lysine। तो बेटा ये जो है हमारे पास में ये 10 एसेंशियल, तो 8 होते हैं क्योंकि बेटा ये जो दो है ना, ये जो दो हैं ये भी याद करना पड़ेगा। ये जो दो हैं हिस्टिडीन आर्जिनिन जो है बेटा ये सेमी एसेंशियल है, ये आपने अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन क्या है बेटा, ये सेमी एसेंशियल है, ये आपने अलग से याद करना पड़ेगा। लेकिन हमने ओवरऑल एसेंशियल की कैटेगरी में तो आए रहे ना वो। तो अगर आपसे पूछे एसेंशियल कितने हैं तो आप ढूंढना कहीं 8, अगर 8 आंसर है तो वो लगा देना, लेकिन 8 नहीं है तो फिर आप 10 वाला आंसर लगा देना, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे याद करना पड़ेगा क्योंकि ये दो कौन से हैं, ये दो कौन से बेटा, ये दो हमारे पास में हैं सेमी एसेंशियल वाले हैं। तो देख लीजिए, अब इनको छोड़ के बाकी जो बचे बेटा, इनको छोड़कर बाकी जो बचे वो कौन से होंगे, जाहिर सी बात है वो कौन से हैं, वो होंगे नॉन एसेंशियल होंगे। तो जरा देख लीजिए क्या इसमें आ रहा है, सीरीन, टायरोसिन, एस्पार्टेट, इसमें तो कोई भी नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। ग्लूटामेट, प्रोलीन, ग्लाइसिन, एलानिन, तो यहां से तो कोई भी इसमें नहीं आ रहा बेटा, तो ये भी नहीं होगा। टायरोसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्जिन, ये भी नहीं है बेटा, तो ये देखना भी ये कहाँ रहा है, देखो ट्रिप्टोफैन आ गया, आइसोल्यूशिन चलो यहाँ से आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ से, M यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये वाले यहाँ पर सेट हो रहे हैं, तो बेटा इसका आंसर ये ही आ जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो 4 से हम निकाल लेंगे, और भी है, ठीक है, और भी है, तो आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। लाइसिन भी है, ल्यूसिन भी है, वेलाइन भी है, जो भी आपको सामने दिखाई दे तो आप वो ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। टिम प्राइवेट हॉल, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा वैसे याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये L है तो आपको थोड़ा याद हो जाए कि एक L से ल्यूसिन होगा, दूसरे L से लाइसिन होगा, और ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, यहाँ T से ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैच द कॉलम्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक, वेलाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक, फिनाइलानिन, टायरोसिन और ये 3 टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। अच्छा, यहाँ ये बेटा अमीनो एसिड की नेचर पूछ रहा है कि बताओ कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं। तो आपको पता है ना, अमीनो एसिड के पास मोस्टली के पास क्या होता है, एक होता है NH2 ग्रुप और एक होता है COH ग्रुप। यहाँ NH2 और COH अगर एकक है बेटा तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये होगा न्यूट्रल। अब अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो बेसिक होगा, COH ग्रुप ज्यादा है बेटा तो जाहिर सी बात है वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो आपने ऐसे याद कर लेना है। देखिए एसिडिक तो ये एसिड से चल गया पता, ठीक है भाई, एसिडिक तो एसिड आएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ मैच हो गया, अपने आप ही मैच हो गया। एसिडिक कौन सा होगा बेटा, ये होगा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो चलो यहाँ तो उसने एसिड दे दिया है, लेकिन कभी कभी ग्लूटामिक एसिड को कह सकता है ग्लूटामेट, तो आप ध्यान रखना वो भी एसिड ही होगा, ठीक है बेटा। बेसिक आप जानते हैं बेटा, बेसिक कौन सा होगा, बेसिक ये लाइसिन होता है। बेटा आप याद करना, कुछ बातें अगर आपके याद हैं तो आपको पता है उससे बड़ी हेल्प मिल जाती है। कुछ बातें आपके याद होनी चाहिए, ऐसे ही याद होनी चाहिए बस कि हाँ भाई ये न्यूट्रल जो है वेलाइन होता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद करना पड़ेगा। एरोमेटिक कौन होता है बेटा, जिसमें वो फिनाइल ग्रुप आ जाता है, आपको पता है वो अपने आप एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये फिनाइलएनालिन आ गया, टायरोसिन आ गया और ट्रिप्टोफैन आ गया बेटा, ठीक है। तो इसको भी आप ट्रिक याद कर लें, इसकी ट्रिक याद कर लें, ऐसे एरोप्लेन, ऐसे याद करें, एरोप्लेन में टीटी, ठीक है, ऐसे याद कर बेटा, एरोप्लेन में टीटी, ठीक है, एरोप्लेन में टीटी, ठीक है, ये बेटा एरोप्लेन में, ठीक है, ठीक है, एरोप्लेन में टीटी। तो आपको उसको ऐसे याद करना पड़ेगा, तो इससे आपकी समझ जाएगा एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन में टीटी। तो क्या हो गया, यहाँ एरोप्लेन का मतलब हो गया बेटा एरोमेटिक हो गया बेटा, ठीक है। और ये हो गया फिनाइलएलानिन, और टी से हो क्या हो बेटा टायरोसिन, और दूसरे टी से क्या हो गया ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, एरोप्लेन में टीटी, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बेटा
सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए, ये क्वेश्चन बेटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर से हमने लिया है, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। देखते हैं। हाँ, यहाँ हम बताना इनकरेक्ट पूछना है, इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन। हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन है, सही है, ये तो सही है। चलो, हीमोग्लोबिन, Hb4 हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ, ये भी ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ किस बात को शो करता है बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ इस बात को शो करता है कि सीक्वेंस वाइज, नंबर वाइज बेटा कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ है, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है बेटा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल हमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताता है, जो आपस में पॉलीपेप्टाइड कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, आप जानते हैं, और उसका सीक्वेंस बताता है, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, एक जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बेटा बॉन्डिंग होती है, जिससे उसके अंदर जो है ऐसे हेलिक्स से बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा। क्वाटर्नरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ और बॉन्डिंग होती है, जिससे जो प्रोटीन है वो एक 3D शेप में आ जाता है, तो स्फेरिकल भी हो सकता है या फाइबर फॉर्म में आ जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर में बेटा पॉलीपेप्टाइड की एक ही चेन होती है, लेकिन अगर किसी प्रोटीन में बेटा पॉलीपेप्टाइड की एक से ज्यादा चेन होती है बेटा, तो वो कहलाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और हमारा हीमोग्लोबिन बेटा क्या काम करता है, वो हमारे प्रोटीन की क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। ये बात आपने कई बार पढ़ी है, हम वहाँ बात करते थे, थैलेसीमिया में बात करते थे कि भाई उसमें अल्फा चैन नहीं होती, बीटा चैन नहीं होती। हमने ये सिकल सेल एनीमिया में भी पढ़ा था कि बीटा चैन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर उसमें 6 पोजीशन पर गुली की जगह वेल जाता है, आप जानते ही हैं, ठीक ना। तो ये है सारी कहानी। तो हीमोग्लोबिन इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ, और अगर किसी प्रोटीन को एंजाइम बनना है बेटा, तो उसको टर्शरी स्टेज पे कम से कम आना चाहिए। तो प्रोटीन की जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है बेटा, वो उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होती है। आपने सुना होगा प्रोटीन को डीनेचर कर दिया, प्रोटीन डीनेचर हो गया, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर ही बेटा वहां पर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, हीमोग्लोबिन इज एग्जांपल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये बिल्कुल ठीक है। इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लेफ्ट हैंड इज द एन टर्मिनल एंड, मतलब जो NH2 ग्रुप को शो करता है, और राइट हैंड पे क्या होगा, सी टर्मिनल बेटा, जो COH ग्रुप को शो करता है। बात हमने पढ़ी भी है, तो बेटा ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट, इन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नहीं बेटा, ये गलत हो गया, यही गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है अमाइनो एसिड के बीच में बेटा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, जैसे ये एक अमाइनो एसिड का NH2 है, तो दूसरे का क्या होता है बेटा, दूसरे का क्या होता है, दूसरे का यहाँ ये COH ग्रुप होता है, तो एक ये H और ये H यहाँ से जो है बेटा वाटर बन के बाहर निकल जाता है, और क्या बचता है यहाँ पर CONH बनता है बेटा। इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड एक टाइप का क्या है, कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप आता है इसके अंदर। कौन सा ग्रुप आता है बेटा इसके अंदर, इसमें ग्रुप आता है एमाइड ग्रुप आता है। तो इस तरीके से आपने याद करना है। अभी हम इसको थोड़ा रब करते हैं। हाँ, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम। एंजाइम के बारे में कौन सी बात ठीक है, होल एंजाइम, एपोएंजाइम, कोएंजाइम, कोएंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस होल एंजाइम, होल एंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, एपोएंजाइम इज इक्वल टू होल एंजाइम एंड कोएंजाइम। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसका मीनिंग पता करना होगा। ये मीनिंग भाई ये है क्या चीज, मतलब ये होल एंजाइम क्या है, एपोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम क्या है, ये क्या है, प्रोस्टेटिव ग्रुप क्या है, ये इस बात को समझना पड़ेगा। तो अब आप ध्यान से मेरी बात समझना। देखिए ऐसा होता है बेटा, हाँ बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं
जिसमें ओनली प्रोटीन ही होता है, उन्हें कहते हैं सिंपल एंजाइम। लेकिन बहुत सारे दुनिया में एंजाइम ऐसे भी हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट का भी होना बहुत जरूरी है। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना बेटा, अगर ऐसे एंजाइम जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, उसे कहते हैं कंजुगेट एंजाइम कहते हैं। ठीक, कंजुगेट एंजाइम कहते हैं, कंजुगेट प्रोटीन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दो डेफिनेशन मिल गई। अब आप ध्यान समझना, ठीक है, अब आप ध्यान समझना। एक एंजाइम है, उसके पास प्रोटीन भी है और नॉन प्रोटीन भी है। अब मेरी बात ध्यान समझना, जो बेटा नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, सपोज को ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है बेटा, इसको कहेंगे कोफैक्टर। क्या कहेंगे इसको? कोफैक्टर। और ये क्या है बेटा? ये है प्रोटीन वाला पार्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। ठीक है, नॉन प्रोटीन को क्या कहेंगे? कोफैक्टर। प्रोटीन को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम एपो एंजाइम। तो अब अगर हम इनको मिक्स कर दें तो मतलब अब यहाँ इसमें क्या आ गया बेटा? अब इसमें क्या आ गया है? अब इसमें जो है कोफैक्टर भी आ गया है और इसमें क्या आ गया? एपो एंजाइम भी आ गया है। तो बेटा इस एंजाइम को अब क्या कहेंगे? इस एंजाइम को कहेंगे हम होलो एंजाइम। क्या कहेंगे इस एंजाइम को? इसको कहेंगे हम होलो एंजाइम। ऐसे में ये क्या है बेटा? नॉन प्रोटीन, इसका नाम है कोफैक्टर, ये है प्रोटीन, इसका नाम है एपो एंजाइम। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब ये कोफैक्टर दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये कोफैक्टर ज्यादातर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये दो टाइप के होंगे, एक ऐसे होंगे जो इससे इजिली डीअटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये जो कोफैक्टर अगर प्रोटीन वाले पार्ट से इजिली सेपरेट हो जाए बेटा, तो इन्हें कहते हैं हम कोएंजाइम। इन्हें कहते हैं कोएंजाइम। और मोस्टली जो विटामिन है बेटा, उनका काम कोएंजाइम की तरह होता है। आप जानते हैं ना विटामिन वाले बहुत जरूरी होते हैं। एक्चुअली क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे एंजाइम के लिए क्या बन जाते हैं? कोएंजाइम बन जाते हैं, उनकी एक्टिविटी को तेज करते हैं। ठीक बेटा, अब अगर ये कोफैक्टर काफी टाइटली अटैच है तो उसे कहते हैं बेटा प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन से हिम अटैच है, वो कैसे अटैच है? वो जो है टाइटली अटैच है, तो इस बात को हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप कहेंगे इसको। और कहीं कहीं पर कोफैक्टर बेटा क्या होते हैं? कोफैक्टर मेटल्स आयन भी हो सकते हैं। ठीक, मतलब कोफैक्टर यहाँ मेटल भी हो सकता है। तो बताइए क्या आंसर आ गया आपका? होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। बताइए क्या है या ठीक है, ये या कोएंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका? तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा, मैंने बताया आपको भाई, होलो एंजाइम ये है, तो इसका प्रोटीन वाला, नॉन प्रोटीन वाला पार्ट क्या बेटा? नॉन प्रोटीन वाला पार्ट इसका क्या हो गया? ठीक है, बताइए क्या आंसर जाएगा इसका? तो बेटा क्या जाएगा इसका? ठीक है, तो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होलो एंजाइम, कोफैक्टर। लेकिन ये कोफैक्टर तो एक्चुअली क्या कोएंजाइम होता है, आपको पता है। ये तो आएगा नहीं। एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर था होलो एंजाइम। ये बेटा प्रोटीन वाला पी और नॉन प्रोटीन एक्चुअली यहाँ कोफैक्टर था, लेकिन कोफैक्टर की जगह उसने कोएंजाइम दे दिया, तो बेटा यही आंसर ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर ठीक हो गया है। ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर एक्चुअली दो टाइप का है, एक कोएंजाइम है, एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है। तो यहाँ पे आ गया, तो ये इससे यहाँ सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये कोफैक्टर तो एक ही चीज हो गई ना, तो यहाँ पर तो प्रोटीन वाला पार्ट आया नहीं, तो बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो वही आ जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ मैंने बताने की कोशिश किया आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्मली बाउंड टू द एपो एंजाइम टू मेक इट कैटालिटिकली एक्टिव। जो तो बेटा एपो एंजाइम तो प्रोटीन वाला पार्ट आ गया, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोटीन वाला पार्ट है। ठीक है, अब इससे एक नॉन प्रोटीन आके अटैच हो गया। एक्चुअली नॉन प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? कोफैक्टर लेंगे। लेकिन कोफैक्टर के पास दो चॉइस है ना, या तो ये टाइटली हो, फर्मली हो, या फिर ये लूजली अटैच हो। तो अब ये क्या कह रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्मली का मतलब है टाइटली, फर्मली का मतलब होता है ये टाइटली अटैच है। तो टाइटली अटैच होगा तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? बताओ क्या कहेंगे इसको? फर्मली बाउंड टू एन एपो एंजाइम टू मेक इट। बताइए इसे क्या कहने वाले हैं? इसको कोएंजाइम कहेंगे या मेटल आयंस कहेंगे? मेटल आयंस तो खैर होने के नहीं। ठीक है, होल एंजाइम तो खैर होने का नहीं। ठीक है, हमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बचाना, आइसो एंजाइम तो नहीं होगा। तो बताइए क्या होगा ना? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ आएगा प्रोस्टेटिक ग्रुप आएगा, ये आएगा प्रोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है,
प्रोस्टेटिक, तो ये आंसर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर प्रोस्टेटिक ग्रुप आएगा तो वो फर्मली अटैच होता है, ठीक है। जैसे हिम, मैंने आपको हिम बताया ना अभी, हिम, हीमोग्लोबिन में हिम क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप है, ठीक है बेटा। फाइंड आउट ए रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एंजाइम, एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर रिएक्शन, ठीक है, हमें तो रॉन्ग बताना है, ये तो बात ठीक है बेटा। आप जानते हैं हर एक एंजाइम को अपना एक पीएच चाहिए, अपना टेम्परेचर चाहिए, तभी वो एक्टिवेट होंगे। उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो डीनेचर हो जाएंगे, कम टेम्परेचर होगा तो वो क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर रिएक्शन, तो ठीक है। एंजाइम आर डीनेचर एट हाई टेम्परेचर but in certain exceptional organism they are effectively even at 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ठीक है। आपने आर्कीबैक्टीरिया का नाम सुना होगा, आर्कीबैक्टीरिया की एक कैटेगरी पढ़ी होगी आपने, क्या थर्मो एसिडोफिल, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ एल्गी भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं बेटा, क्योंकि उनके एंजाइम की टेंडेंसी ऐसी है कि वो उसी खास टेम्परेचर पर ही एक्टिवेट होते हैं, तो ये भी ठीक है बेटा। क्या है, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक, हाँ बेटा, एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इस बात का मतलब क्या होते हैं कि अलग अलग सबस्ट्रेट के ऊपर अलग अलग एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। जैसे पेप्सिन प्रोटीन पे करेगा, एमाइलेज जो है वो स्टार्च पे करेगा, लाइपेज फैट पे करेगा, बहुत सारे एग्जांपल आपने पढ़ रखे हैं ना। यहाँ पे है मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, हाँ, बट सम लिपिड, लिपिड तो नहीं बेटा, यही गलत हो गया, तो यही हमारा डी आंसर आ गया। एंजाइम, कोई भी एंजाइम दुनिया में ऐसा नहीं है कि वो लिपिड हो, हाँ कुछ आरएनए एंजाइम हो सकते हैं जिसका नाम हमने राइबोजाइम बताया था, तो बेटा यही गलत हमारे पास में आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी ईए। तो बेटा हमने आपको ग्राफ बना के दिखाए, ये पीएच है, पीएच है, पीएच है, पीएच है, ये ई है, एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। अब आपको इसमें सही ग्राफ बताना है, तो बेटा ध्यान से सुनना। हर एक एंजाइम को अगर अच्छे ढंग से काम करना है तो उसको एक पीएच चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए। तो अगर वो स्पेसिफिक पीएच नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये तो ऑप्टिमम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आगे अब क्या होता है, हम पीएच को चेंज करते हैं एंजाइम के अकॉर्डिंग, तो एंजाइम का रिएक्शन भी तेज होता है, एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। और जब हम एक ऐसा पीएच देते हैं जो ऑप्टिमम हो, एक पीएच ऐसा आएगा जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी बेटा, उसे कहेंगे हम ऑप्टिमम। क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। लेकिन अब अगर आप पीएच को उससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, मतलब ग्राफ ऐसे चलेगा, पीक वैल्यू को करेगा और वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब उसके लायक पीएच नहीं मिल पा रहा है। तो बताइए कौन सा करेंगे, है कोई ऐसा? ये तो है इंक्रीज व कांस्टेंट हो गया, ये तो सिग्मॉइड है, यह है कि बढ़ रहा है, तो ये कौन सा होगा? तो बेटा इसका आंसर ये सी होगा, क्योंकि ये पीएच बढ़ रहा है तो ये रिएक्शन तेज हुआ। और इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पीएच पर क्या होगा, इस पीएच पर ये क्या होगा, ऑप्टिमम, ये ऑप्टिमम होगा, एंजाइम की एक्टिविटी बहुत तेज हो जाएगी। लेकिन अब अगर आगे टेस्ट करेंगे तो फिर ये डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेम ग्राफ बेटा टेम्परेचर के लिए भी आएगा, ठीक है। टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एक खास टेम्परेचर पर ऑप्टिमम एक्टिविटी हो जाएंगी, मैक्सिमम एक्टिविटी हो जाएंगी, तो उसे कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर उसके सुटेबल नहीं है। अब क्या क्या होने वाला है, अब जो एंजाइम में जो प्रोटीन है उसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसे कहते हैं डीनेचुरेशन कहते हैं। तो सेम आप टेम्परेचर के लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। The following graph show the effect of substrate concentration S and enzyme activity। अब की बार बेटा वो कह रहा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बता दो क्या होगा। चलिए तो पहले बेटा हम आपको बताते हैं कि एंजाइम एक्चुअली काम कैसे करता है। देखो एंजाइम में क्या होता है बेटा, एंजाइम में क्या होती है, एंजाइम बेटा कुछ खास पॉइंट होते हैं जिन्हें कहते हैं एक्टिव साइट कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा,
एक्टिव साइट कहते हैं। सपोज तो ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, और यहाँ पे आके सबस्ट्रेट लग जाएगा। ये सबस्ट्रेट आ गया, ये सबस्ट्रेट आ गया, ठीक है। तो बेटा एंजाइम की एक्टिविटी कब सबसे ज्यादा होगी? जब सारी की सारी एक्टिव साइट जो बेटा क्या होंगी, सबस्ट्रेट आके उसमें फिट हो जाएगा, तब जाके क्या होगा, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम होगा। मतलब बेटा जैसे 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 एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आता रहेगा, वैसे 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 उसकी एक्टिविटी बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन बेटा एक टाइम जानते कैसा आएगा, एक टाइम बेटा ऐसा आएगा कि उस एंजाइम की सारी एक्टिव साइट फुल हो जाएंगी। जैसे ये देखो यहाँ भी, ये यहाँ भी, और सपोज को यहाँ भी आ गया। तो बेटा अब क्या हुआ, अब एक्टिव साइट फुल हो गई ना। तो एक्टिव साइट फुल हो गई, एंजाइम ने काम तो किससे करना है, एंजाइम ने काम तो एक्टिव साइट से लेना है, लेकिन वो तो फुल हो गई है बेटा। तो यहाँ पर बेटा जानते क्या होगा, अब आप कितना ही सबस्ट्रेट बढ़ा दें, लेकिन सबस्ट्रेट को ज्वाइंट होने के लिए, जुड़ने के लिए एक्टिव साइट तो खाली नहीं है ना बेटा। तो क्या होगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फिर कांस्टेंट, कम नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सारी की सारी एक्टिव साइट फिलहाल भर चुकी हैं। इसको आप ऐसे ही मान सकते हैं, एक क्लास है मान लो, और उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है बेटा, वो 20 है। तो 20 तो वहां बैठ सकते हैं, अगर 10 और आगे तो बताइए क्या आएंगे, तो बाहर खड़े रहेंगे बेटा, ठीक है। तो इसका बताइए ग्राफ कैसा आएगा, तो इसका ग्राफ बेटा ये आएगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इंक्रीज हुआ और फिर ये कांस्टेंट हो गया। ये डायग्राम कई बार एग्जाम में आया है, फाइंड ABCD सबस्ट्रेट, ये डायग्राम देखना इसको, ठीक है। तो बेटा फिर से हम एंजाइम के एक्शन की बात करेंगे। देखिए एंजाइम के काम करने का तरीका क्या है, हर एक रिएक्शन को होने के लिए चाहिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बेटा, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो जब एंजाइम काम करता है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। आपने यही याद रखना है कि एंजाइम के काम करने का प्रिंसिपल क्या है बेटा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है, जिससे बहुत जल्दी जो है रिएक्शन हो जाता है। और इससे पहले क्या होता है, पहले सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट में आके लगता है, वो क्या बनाते हैं, वो एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद एक्टिव साइट में उस रिएक्टेंट के जो हैं केमिकल बॉन्ड को तोड़ा जाता है, फिर क्या बनता है बेटा, फिर बनता है EP बनता है। EP का मतलब क्या है बेटा, एंजाइम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बनता है, और इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, और तुरंत यहाँ से क्या होता है बेटा, फिर प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है और एंजाइम जो का बच जाता है। आपने सुना भी होगा एंजाइम को बायोकैटलिस्ट कहते हैं। ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन ये रिएक्शन को तेज जरूर करता है। तो बेटा आप देखना क्या है, जैसी बात है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये यहाँ पे थी इसकी, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ से हमें यहाँ तक लेके जाना है बेटा। तो बताओ, और ये फिलहाल किस पे है बेटा, ये फिलहाल अपने B पे, यहाँ पर B है, तो सबस्ट्रेट B क्या होगा बेटा, B यहाँ पर क्या होगी, B यहाँ पर बेटा इसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट किया ना। अब अगर हम इसको यहाँ तक लेके जाते हैं, ये क्या है बेटा A, ये क्या है, यहाँ तक लेके गए धीरे धीरे, उसके बाद ये, तो ये क्या बेटा, A हुई बेटा ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या बेटा यहाँ पर, ये यहाँ पर हुई ट्रांजिशन स्टेट हुई, ठीक है। अब उसके बाद ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर ये यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी से ये ट्रांजिशन स्टेट में इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही है बेटा, इतनी ज़्यादा यूज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ एंजाइम का यूज नहीं किया। तो ये क्या CO क्या हो बेटा, नो एंजाइम। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, लेकिन वो ज़्यादा चाहिए उसको, क्योंकि आपने एंजाइम का यूज नहीं किया। लेकिन अगर आपने यहाँ D में यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये देखा आपने, ये तो देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत जल्दी क्या होगा, बहुत जल्दी ये ट्रांजिशन स्टेट में आ गया। तो D यहाँ पर क्या होगी भाई, विद एंजाइम, क्या होगा बेटा, ये विद एंजाइम। तो अब ये विद एंजाइम, ठीक है। तो ये इसके यहाँ से जाएंगे, इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए कि बहुत देर लग जाती है, तो मैंने आपको बता दिया। तो बेटा ऐसे याद करना है। The last question, which of the statement is true?
देखिए एंजाइम की एक्शन को बहुत सारे फैक्टर मिलकर कंट्रोल करते हैं। आपने टेम्परेचर पढ़ा, पीएच पढ़ा। बेटा कुछ केमिकल ऐसे भी होते हैं जिन्हें कहते हैं इनहिबिटर, इन्हें कहते हैं इनहिबिटर। और अगर ये इनहिबिटर हैं तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव, एक होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। बेटा कॉम्पिटिटिव नाम से चल क्या पता, कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं बेटा, ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं कि मैं आपको इस एक्टिव साइट में जुड़ने नहीं दूंगा, आपके बजाय मैं वहां जाकर लग जाऊंगा। क्योंकि इसमें जो बेटा इनहिबिटर है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी साइज और शेप कुछ कुछ ऐसा होता है, वो सबस्ट्रेट के जैसा होता है। तो सबस्ट्रेट तो जो है एक्टिव साइट में नहीं अटैच हो पाता, उल्टा कौन अटैच हो जाता है बेटा, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है। लेकिन वो तो उसका सबस्ट्रेट नहीं है ना, तो अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ भी गया तो एंजाइम उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि एंजाइम तो प्रोडक्ट अपने सबस्ट्रेट से बनाएगा। तो बेटा इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव। ठीक है, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें उसका स्ट्रक्चर तो जो सबस्ट्रेट से मैच नहीं करता है और ना ही वो जो है एक्टिव साइट में जुड़ता है, लेकिन वो एक्टिव साइट के बजाय कहीं और जाके लग जाता है, वो एंजाइम में कहीं और जाके लग जाता है, और जो है जो एक्टिव साइट की जो शेप साइज था उसको चेंज कर देता है। मतलब वो खुद तो उसमें नहीं लगा, लेकिन उसने उसका साइज चेंज कर दिया। अब जो सबस्ट्रेट बेचारा वहां लगना था वो भी नहीं लग पाएगा। तो इसे कहते हैं बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव। ये दो टाइप का होता है, एक तो बेटा ऐसा होता है रिवर्सिबल होता है कि वो अपने आप आ जाता है और अपने आप जो हट जाता है। एक होता है बेटा इरिवर्सिबल, वो एक बार आके वहां पर अटैच हो गया तो फिर सबस्ट्रेट को मिलने का मौका नहीं मिलता है, और वो रिएक्शन जो एंजाइम कर रहा था वो हमेशा के लॉस हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में यही होता है बेटा, उसमें जो है जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो इरिवर्सिबल भी जो है एक्टिव साइट में जाके जुड़ जाता है। तो यह देखते हैं क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन टू द एंजाइम इरिवर्सिबली। नहीं, ये गलत है बेटा, क्योंकि हमने बताया ये दोनों टाइप से कर सकता है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा मेलोनेट होता है, वो सक्सिनिक एसिड के साथ जो है कॉम्पिटिशन करता है। ठीक है, competitive inhibition is seen when a substrate compete with the enzyme for binding to the inhibitor competitive। तो बेटा ये कह रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एक्चुअली वो किसी और एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए कॉम्पिटिशन करता है। ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव किसके साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर गया बेटा सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है कि मैं आपको अपने एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ने नहीं दूंगा, बल्कि मैं वहां जाके लग जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ ये सबस्ट्रेट के एंजाइम के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट आर इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर कॉम्पिटिट। ठीक है, competitive inhibition is seen when the substrate are inhibit compete। हाँ, तो ये सही होगा। ठीक है, तो एक्टिव साइट में जुड़ने में वो जो है उससे कॉम्पिटिशन करता है। तो इसका आंसर सी आ गया। देखते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। बेटा ये कह रहा है कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव है, जो फिलहाल कहीं और जाके जो है एक्टिव साइट के अलावा कहीं और जाके लग गया है, तो अगर हम इसको हटाना चाहें तो इसमें सबस्ट्रेट के अमाउंट को बढ़ा दें, तो ये बात तो गलत होगी बेटा। अरे भाई आप कितना भी सबस्ट्रेट ले आओ, नॉन कॉम्पिटिशन ने क्या कर दिया है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने क्या कर दिया है, एक्टिव साइट की शेप को बिगाड़ दिया है। अब एक या दो या बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वहां लग ही नहीं पाएंगे। तो आप कितने भी सबस्ट्रेट को वहां पे लेके आओ, वो तो एक्टिव साइट में लग नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव ने तो उसकी शेप को बिगाड़ दिया है।
तो बेटा ये भी डी है, ठीक है। तो आपने याद करना जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो वो जो क्या काम करता है, वो सबस्ट्रेट के साथ जो है कॉम्पिटिशन करता है। तो ठीक है बेटा, तो ये हमारा खत्म हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन बेटा आप अपने आप करना। इसमें एक आपको याद करना है एंजाइम की क्लास याद करना है, एनसीईआरटी से 6 क्लास है वो आप याद कर लेना, एक एक एग्जांपल याद करना है बेटा। और इसमें एक बेटा आप अपने आप याद करना, एक चीज याद करना आप अपने आप, केम वैल्यू, ये केम वैल्यू, ठीक है। मिकेलिस कांस्टेंट से एक कोई टॉपिक है आपको करना पढ़ना, और नहीं समझ में आता तो आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ सकते, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, ठीक है, एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो ये आप कर लेना इसको।